Hey, hello everyone. So we have Nisha Kumari today with us, and वो बिहार से बिलोंग करती हैं एंड राइट नाउ शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स इन आईआईटी कानपुर. उन्होंने आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दिया था एंड शी क्वालिफाइड इट विद अ वेरी गुड रैंक. सो आज हमने उनको इनवाइट किया है एंड आई एम गोना आस्क हर फ्यू क्वेश्चंस. उनकी कुछ जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या उनका स्ट्रेटेजी रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, फैमिली का रोल क्या था. तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उनका आंसर वो देंगी एंड इस कन्वर्जेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे एक बहुत ही कहते रूरल एरिया से निकल के एक लड़की अगर आईआईटी में पहुंच सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते. लेट मी टेल यू, शी हैज़ गॉट हर ओन यूट्यूब चैनल. ओके, तो आप निशा कुमारी, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो यू कैन सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल जहाँ पे वो बहुत अलग अलग वीडियोज़ डाल रही हैं. सो हर वीडियोज़ विल बी वेरी यूजफुल, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो लेट्स सी वॉट हर जर्नी इज़ ऑल अबाउट एंड वो अपनी जर्नी से हम उनकी जर्नी से और क्या क्या सीख सकते हैं. तो लेट्स इन्वाइट निशा कुमारी. हेलो। हाँ हाँ, एक सेकेंड। अब कर सकते हैं, अब ठीक है। वाईफाई कनेक्ट किया? हाँ किया। हमारे यहाँ अभी तक वाईफाई आया नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं बिहार में, वहाँ पे अभी तक वाईफाई की, तो ओके, इसी से काम कर रहे हैं। बट यू आर इन आईआईटी हाँ, कानपुर. अभी तो हमारे यहाँ अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो घर पे ही हूँ। So, Nisha, let's start. So, Nisha, first of all, welcome. And I have got few questions for you. जैसे you are from IIT Kanpur right now, doing your masters from there. ठीक है. So, my first question is, first of all, tell me something about you. I want to know something about you, your background, and where are you from? अभी क्या कर रही हो और कहाँ से आती हो? कितना रैंक आपने लिया? कब जैम का पेपर दिया? Something about you. मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं अभी आईआईटी कानपुर से मास्टर्स कर रही हूँ, एमएससी इन केमिस्ट्री। और मैं हाजीपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। हाजीपुर में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो अपने जो 10th तक की एजुकेशन है वो गाँव से ही हुई है। उसके बाद 11th 12th मैंने बोकारो से किया था, डीपीएस बोकारो से। उसके बाद फिर वही जैसा सारे ही एस्पायरेंट का होता है, मेरा भी था कि चलो इंजीनियरिंग करेंगे। तो जेईई एडवांस दिया था उस टाइम। प्री मेंस तो हो गया था, एडवांस हुआ नहीं था उस टाइम। मतलब फिजिक्स आज भी पता नहीं क्यों मुझे काफी डर लगता है फिजिक्स से। तो मैथ्स केमिस्ट्री के मैंने क्लियर कर लिए थे, फिजिक्स के नहीं हो पाए थे। तो Okay. वो एक मतलब फेल्यूर दिमाग में सेट हो गया था कि मतलब मैं एक फेल्यूर। तो वहां से मतलब काफी डाउनफॉल आ गया था लाइफ में। Okay. मतलब ऐसा था कि, और उस टाइम ना हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था कि ये भी फॉर्म आता है, वो भी फॉर्म आता है, फिल कर सकते हैं। बस एक ही चीज पता था कि आईआईटी होता है। Okay. जैसे डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू है, इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज है। 12th में हालांकि मेरे 85% मार्क्स थे, तो अच्छी जगह से कहीं से ग्रेजुएशन कर ही सकते थे। बट फॉर्म ही कहीं का फिल नहीं किया था। Okay. तो ग्रेजुएशन के लिए एट द एंड मैंने बस एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहां से लाइफ शुरू होती है। मतलब केमिस्ट्री की जर्नी एक्चुअली ना, मेरा था कि इंजीनियरिंग भी करने का मन था, तो केमिकल में ही करने का मन था। क्योंकि केमिस्ट्री में ना, वो जब जेईई का प्रिपरेशन कर रही थी ना, तभी से मतलब वो एक इंक्लिनेशन हो जाता है एक सब्जेक्ट के थोड़ा टुवर्ड्स। और उस चक्कर में ही मतलब मैंने उतना शायद फिजिक्स को भी टाइम भी नहीं दिया। इसमें मेरी गलती है कि केमिस्ट्री को काफी टाइम दिया उस टाइम मैंने। तो Okay. केमिस्ट्री ऐसा था कि मुझे आज भी एडवांस में मेरे टोटल क्वेश्चन सही थे केमिस्ट्री के। Okay. तो वो चीजें हैं। हाँ, तो फिर लोकल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में। तो और फिर मैंने आईआईटी जैम के बारे में पता चला कॉलेज में ही, जब मैं Okay. फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था। तो हाँ. एक बार था ना, कॉलेज में कभी टीचर्स पूछते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं तो एकदम मतलब बड़ी सहमी थी, मैं क्या बोलूँ, करना क्या, कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि बिहार में अगर आप देखोगे सर, तो मोस्ट प्रोबेबली होता है पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब, कोई बैंकिंग में हो जाए, पीओ बन जाए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लोगों के लिए कि Yes. अगर कोई आप रेलवे में अगर आपकी ग्रुप डी के भी जॉब लग गए ना, तो आपको हाँ. लोग ऐसे सलाम सलाम ठोकेंगे। मतलब ये बिहार थोड़ा है हमारे बिहार, तरफ। ये तो हरियाणा हरियाणा पंजाब नॉर्थ, पूरे नॉर्थ में ही यही है, हर जगह यही है. अच्छा, मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो मतलब मेरे पेरेंट्स भी मुझे हमेशा ये बोला करते थे कि बैंक का तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन मेरे से होता नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री की तरफ इंक्लिनेशन था। हम्म. मतलब फर्स्ट ईयर से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था हम्म. केमिस्ट्री में। अगर वैसा नहीं होता तो इतने मतलब मुझे बुक से स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगा होता। मतलब टीचर्स से ज्यादा मैं बुक पे, मतलब पता नहीं, एक होता है कि टीचर लगता था मैं ये पूछूंगी जो नहीं समझ आएगा, लेकिन पढ़ना तो खुद से ही है। आपको आईआईटी जैम तो के ये बारे में चीजें थी। आपको आईआईटी जैम के बारे में किसने बताया, कहाँ से अवेयरनेस आई है? ये सर फर्स्ट ईयर का जब पेपर खत्म होने वाला था, तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर ने बताया था कि आईआईटी जैम एग्जाम होता है, वहां से आप अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो तो आईआईटी से आप मास्टर्स कर सकते हो। और इनफैक्ट वो काफी अच्छा है। आप आईआईटी तो खैर वो तो इंडिया में सबको पता है। तो बस बोला कि, लेकिन ये चीज मुझे मतलब तब भी मुझे उतना बिलीव नहीं हुआ था। फिर मैंने ज्यादा 2 महीने तक मैंने इसके बारे में सर्च किया था। उस टाइम इंटरनेट पे भी इतना नहीं था। 2017 की बात है ये। ओके. 2017 में इंटरनेट पे भी आपको नहीं उतना मिलता आईआईटी जैम के बारे में।
तो बहुत कम था इन्फॉर्मेशन मैंने गेन किया। उसके बाद फिर मैंने बहुत पढ़ लिया सीनियर से, तो पता चला हाँ आईआईटी जैम होता है, और फिर तब मैंने सोचा हाँ ठीक है मैं दे सकती हूँ। प्रीवियस ईयर देखा था एक बार, वो भी मैंने उस टाइम अमेजोन से खरीदा था प्रीवियस ईयर पेपर। तो अब फिर देखा तो लगा कि अरे हाँ हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, एक अंदर से फील आता ना कि हो जाएगा अगर करूँ प्रिपरेशन तो ओके। तभी से फिर आईआईटी जैम का। नाउ जैसे आपने कहा कि यू बिलोंग टू रूरल एरिया, तो रूरल एरिया हाँ में उतनी जो फैसिलिटीज़ या जो उतनी अमेनिटीज़ होती हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो बहुत सारे हमारे मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शहर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अबाउट स्टडी, मतलब स्टेइंग इन अ विलेज, स्टेइंग इन अ रिमोट एरिया विद लेस अमेनिटीज़। उस समय इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था, ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे। तो तुम्हारा उस समय आईआईटी जैम के लिए स्टडी का स्ट्रेटजी क्या था स्पेसिफिकली टू सब्जेक्ट? सर, इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि उस टाइम इतने सारे कंटेंट नहीं थे यूट्यूब पे। ओके। क्योंकि आज मैं देखती हूँ ना तो मुझे काफी दुख होता है इस चीज का, क्योंकि ना बचपन में वो बुक रीडिंग एबिलिटी खत्म हो गई है। ओके। वो शायद मेरे लिए काफी अच्छा था कि बुक रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो आपने जो चीजें किताब से गेन किया ना वही शायद आपके साथ होगा। एग्जाम क्रैक करना, ट्रिक सीखना, ये बस वो एग्जाम तक ही रहेगा। ओके। तो रियल लाइफ में आप जो साइंस सीखते हैं वो बुक से ही सीख पाएंगे आप। तो वो मेरा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ये मेरा माइंडसेट मतलब सेट हो चुका है कि नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड सब कुछ आपका नॉलेज पे डिपेंड करेगा। हाँ बस ये होता है कि अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो एनवायरनमेंट एक फैक्टर होता है सर। ये मैं बहुत पॉजिटिव इसको बोलूंगी कि ओके। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्ट। मेरे साथ एनवायरनमेंट तो नहीं था, बट मेरे पास प्रोफेसर ऐसे कॉलेज के जो काफी सपोर्टिव थे। मतलब वो मुझे हमेशा, जब भी मैं कॉलेज जाती, उतने क्लास वगैरह होते नहीं थे, लेकिन जब मैं जाती तो सर लोग से जब भी बात होती थी या मैम लोग, तो वो यही बोलते थे अरे ये बुक पढ़ लिया, मतलब क्या पढ़ा बताओ। मतलब वो काफी वो इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे स्टडीज का कि ओके। वो मुझसे पूछते थे अच्छा ये पढ़ लिया तो बताओ। तो वही मुझे इससे लगता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, आप इंडिया के किसी कोने में। इनफैक्ट आपको इंटरनेट फैसिलिटी इतना हो गया कि आपको किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी टीचर से कहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ अब सकते तो हैं। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सके। मतलब मुझे लगता है वो एक माइंडसेट इंपॉर्टेंट है सर, कि आपको वो करना है तो करना है। बाकी चीजें हो सकता है कि आपको एफर्ट का बात होता है। सपोज मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे शायद 10 घंटा देना पड़े, बहुत इंटेलिजेंट है उसको 4 आवर्स ही देना पड़े। तो मेरे लिए ये एक फैक्टर है कि हाँ बस यही यहीं पे आप डिपेंड करेंगे। मतलब गोल पे आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओके। तो बस आपका स्ट्रेटजी डिफरेंट बनाना पड़ेगा। मिनिमम कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे? और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, कॉलेज और सेल्फ स्टडी को बैलेंस कैसे करते थे? मेरा सर मेरे लिए तो काफी पॉजिटिव था। मतलब मैंने तो काफी पॉजिटिव है, मेरे कॉलेज में क्लासेस ही नहीं होते थे उतने। तो जिनके क्लासेस होते हैं बिहार का आपको पता ही होगा। बहुत अच्छे से। इनफैक्ट सबको ही बिहार का सबको पता ही होगा कि यहाँ पे तो क्लासेस वगैरह की कुछ होता है नहीं। यहाँ तो मतलब ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाए, सो ओके। सिंपल। मतलब ओके। हाँ यहाँ ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि वो बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाए, इसलिए नहीं करते कि हमें साइंस सीखना है। तो ये तो मेरे लिए काफी पॉजिटिव था। तो हाँ लेकिन हाँ जो थोड़ा सीरियस हो जाता है, जो अगर कॉलेज जिनका होता है, मैंने दोस्तों को देखा है जिनका कॉलेज था, तो तब आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर सकते। सबको पता है कॉलेज एग्जाम पास करना बहुत ईजी है, वो आप 4 दिन पढ़ के भी कर सकते हैं। पास्ट 10 ईयर्स अगर आप देख ले जो पढ़ाया प्रोफेसर ने। लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना एक दिन का वो नहीं, इसमें आपको लगना पड़ेगा, आपको सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं डेली। अगर मुझे लगता है आईआईटी जैम का अगर मैं बात करूँ तो डेली आप 6 to 7 आवर्स अगर 1 ईयर दे देना, जैसा कि पेपर का आप अच्छा लेवल हो चुका है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकते हैं या 100 आ सकते हैं, इससे फर्क नहीं। वो मतलब उस लास्ट डे का रिजल्ट होता है, क्या पता उस दिन आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया। लेकिन हाँ आप रैंक अचीव कर सकते हैं, आप अच्छे कॉलेज में जरूर जा सकते हैं अगर आपने 1 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो। अच्छा, ये स्टडी करते समय जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो आपने क्या बुक्स रेफर करते थे? सिर्फ रेफरेंस बुक रेफर करते थे या किसी का कोचिंग क्लास का मटेरियल या कहीं से क्या कलेक्ट किया था? क्योंकि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो मेन क्वेश्चन ये होता है पढ़ें कहाँ से। एक कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें जिसमें सब कुछ आ जाए, तो व्हाट मटेरियल? नहीं सर, ये तो मैं भी नहीं बोलूंगी कि एक बुक में आप सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 4 बुक फिजिकल केमिस्ट्री के रेफर किए थे, 4 से 5 बुक ऑर्गेनिक के भी रेफर किए थे,
2 या 3 बुक मैंने इनऑर्गेनिक के रेफर किए थे। इनऑर्गेनिक काफी कम मैंने बुक रेफर किया था, क्योंकि उसमें था कि मुझे इतना पता था कि उसमें आपको काफी कम साइज चीजें पढ़नी है, कि उसको आप पढ़ने चले जाएंगे तो इतना कुछ है कि आप उसको कंप्लीट कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट तो केमिस्ट्री के तीनों ही ब्रांच में है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगी कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक कंप्लीट बुक है पूरी शर्मा उठानी, आप सारे ही चैप्टर उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्मोडायनामिक्स की बात करें, क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें, गैस स्टेट की बात करें, तो मुझे एटकिंस इससे काफी अच्छा लगता है। मतलब मैंने बुक्स पढ़ा है, आज जो कॉन्फिडेंस है शायद बोलने का वो रीजन है, शायद मैंने बुक्स पढ़ा है इसीलिए। मतलब कोचिंग मटेरियल मैंने लिया था, दिल्ली का कोचिंग से मैंने लिया था कोचिंग मटेरियल, तो कोचिंग मटेरियल मैं पढ़ती थी, लेकिन उसको ना के बराबर वो मैं लास्ट ऑप्शन रखती थी कि उसको एज ए रिवीजन टूल मैं देखूंगी। अच्छा, तो ये जो बुक से ही थी। रेफरेंस बुक पढ़ते समय ऐसा नहीं होता था कभी कि बहुत ज्यादा टाइम चला गया बुक्स पढ़ते पढ़ते, मतलब जितना हमें पढ़ना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया? नहीं तो सर उसके लिए सिलेबस तो दिया है ना उन्होंने। अच्छा, तो सिलेबस दिया उन्होंने, आप सिलेबस देखिए। हाँ, उतना ही ये जितना। मतलब ये बेस्ट पार्ट है। हाँ, नहीं थोड़ा ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये चीज है शायद इसलिए मैं रैंक होल्डर नहीं हूँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरा कि मैंने भी सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये मेरी मिस्टेक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ सबको करने। अगर आपको सच में अगर सिंगल डिजिट लाना है, डबल डिजिट रैंक लाना है, तो आपको ऑब्वियसली सिलेबस पे बहुत फोकस होना चाहिए। कि एग्जाम में आपको क्या है कि सिलेबस से वो तो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मुझे भी याद है कि मैंने जब क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा था, और ग्रेजुएशन में तो है नहीं क्वांटम केमिस्ट्री, मैंने उसको एमएससी नेट लेवल तक मैंने जेआरएफ तक की कोचिंग कर लिए थे, तो वो मेरे लिए कहीं हेल्प थोड़ी ना किया। मुझे आज फिर से पढ़ना पड़ेगा मास्टर्स में उसको, तो टाइम किलिंग था। आज मुझे ये बिलीव होता है कि वो मेरे लिए टाइम किलिंग था कि मैं उस टाइम उतना उसको पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं नॉलेज में देखूं, मुझे खुशी भी होती है, मैंने वो चीज उतना सीख लिया था, तो आज मुझे आसान लगता है। तो दोनों फैक्टर काम करता है। तो जितना जो सिलेबस आईआईटी जैम की वाउचर में दिया हुआ है, अगर उतना ही लिमिटेड हम पढ़ाई करके जाएं तो अच्छा खासा रैंक आने का चांसेस है। ब्राउजर में जो दिया है वो बहुत लिमिटेड वे में लिख रखा है उन्होंने कंप्लीट नहीं लिख रखा है। सपोज एक चैप्टर में बोलती हूँ आपको लिक्विड सॉल्यूशंस, उसमें उन्होंने लिखा ही नहीं कि उसमें एडिड्रॉप्स पढ़ना है या नहीं, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ना है। तो आप जब भी पढ़िए तो एटलीस्ट एक बुक तो पढ़ ही सकते हैं उसका। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाइए, और उसके चारों तरफ के टॉपिक। मेरा यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, उसके आसपास के टॉपिक को जरूर टच कीजिए, क्योंकि वहां वो एक एक टॉपिक तो नहीं लिख सकते सिलेबस में, वो ब्रॉड टॉपिक लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप बुक पढ़िए और सिलेबस के आसपास की चीजों को भी पढ़िए। ओके, तो अच्छा निशा, मुझे एक और बात बताओ कि जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट वाज योर फैमिलीज रोल? लाइक घर का माहौल, पढ़ाई। मतलब ये चीज में तो मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली, मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि ना पेरेंट्स में ना मम्मी ना पापा कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, लेकिन मेरा था कि मुझे करना है, तो लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं। जैसे उस टाइम मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उनका था कि बैंकिंग कर लो, तो मैंने कहा नहीं करूंगी, और मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, जो मन करता है मैं वही करती हूँ। तो उनको ये पता था कि मतलब एक पेरेंट्स का होना चाहिए आप पे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी अपना बेस्ट देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स पे बिलीफ एक दिन में नहीं बनता है। तो उसके लिए ये था कि मतलब पेरेंट्स को बस ये पता था कि जो कर रही है वो कर रही है। मतलब उनको भी नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं करना चाह रही हूँ, एमएससी क्यों करना चाह रही हूँ, फिर पीएचडी करूंगी। जैसे उनको डर भी लग जाता था, क्योंकि बिहार में एक ऐसा है कि 18-19 हो चुके तो आपको शादी भी करनी है लड़कियों के केस में। तो मेरे साथ ये काफी टाइम हुआ। इनफैक्ट मतलब मेरी कितनी बार लड़ाई हो गई मम्मी पापा से कि मुझे एटलीस्ट पढ़े तो दो शांति से, ये तो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो आज भी मेरे लिए पहला सवाल ये था, क्या पीएचडी भी करने जाओगी? मतलब ये पहला सवाल पापा पूछते हैं कि पीएचडी भी करने जाओगी, तो उनके दिमाग में कहीं रहता है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, हम बस अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं बस। ओके, तो ये आईआईटी कानपुर ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, या आपको बाय ऑप्शन वहां पे मिला? नहीं सर, मुझे बॉम्बे छोड़ के कोई भी मिल सकता था। मेरी जो रैंक थी, हाँ, बॉम्बे छोड़ के मिल सकता था, दिल्ली कानपुर नीचे सारे ही मिल सकते थे। व्हाई कानपुर? व्हाई आईआईटी कानपुर? हाँ, कानपुर का था कि मतलब एक तो बचपन से ही ड्रीम था आईआईटी कानपुर, मतलब एक प्रेस्टीज जैसा लगता था कि हाँ आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर लोग, या फिर बचपन में एक भैया थे गांव से पढ़े हुए थे, तो वो आईआईटी रुड़की से पास आउट थे, तो वो बड़ा तारीफ करते थे कानपुर का, बीइंग आईआईटी रुड़की स्टूडेंट। लेकिन वो कानपुर का तारीफ करते कि कानपुर वाले बच्चे होते हैं, वैसे होते हैं। फिर जब मुझे एडमिशन लेना था तो मैंने सारे प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक किया था, 3-4 आईआईटी के, जो मुझे लगा था दिल्ली, मद्रास, कानपुर, रुड़की, इन चारों का मैंने किया था। तो मतलब ये नहीं कह रही कि कोई प्रोफेसर खराब है, अच्छे। मुझे कानपुर ने काफी मतलब अट्रैक्ट किया, सबका रिसर्च प्रोफाइल जब मैंने देखा तो काफी अट्रैक्ट किया मुझे कि अच्छा, मतलब इतना ज्यादा रिसर्च होता है इंडिया में, तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तो मुझे कानपुर वहीं से, और केमिस्ट्री का जब भी मैं मतलब मैंने बहुत अपने प्रोफेसर लोग से भी पूछा, टीचर से भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें मतलब साइंस सीखना है और तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो कानपुर जा सकते हो। बस यही चीजें थी जो मतलब मैंने सिलेक्ट किया था क्या कानपुर। क्या डिफरेंस है आईआईटी कानपुर में और अदर इंस्टीट्यूट्स में या बाकी क्या आईआईटीज में? एक बड़ा डिफरेंस बताओ। सर आईआईटी कानपुर और बाकी के आईआईटी में पहला डिफरेंस रिसर्च एनवायरनमेंट का है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है और प्रोफेसर है, दोनों ही रिसर्च ओरिएंटेड है। इनको ये नहीं है कि इनको पीएसयू में जॉब चाहिए। बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनको, मुझे लगता है मेरे ही बैच में 50 स्टूडेंट है, तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट से पूछा, मुझे 30 के यही आंसर मिले कि पीएचडी करने जाना है। ओके, तो यहाँ पे जो आए हैं वो बेसिकली या तो रिसर्च फोकस है या फिर उनको टीचिंग में जाना है, मतलब जॉब वो नहीं देख रहे, उनको इंडस्ट्री में जाना है। ओके। तो तो ये है कानपुर। कानपुर जो है वो रिसर्च के लिए ज्यादा फेमस है, राइट? हाँ हाँ रिसर्च। अच्छा, आईआईटी कानपुर से जॉब प्लेसमेंट्स है, कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह है आईआईटी कानपुर में? सर, इसका ये आंसर है कि आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट का प्रोफेसर ही नहीं चाहते कि हम प्लेसमेंट ले। वो डायरेक्टली बोलते हैं हमें इतना पढ़ा रहे हैं तो तुम सर्च करो। ओके, वो डायरेक्टली हमें ये कहते हैं। ओके, हाँ, कि हम अगर तुम्हें इतना अपनी तरफ से दे रहे हैं, इतना लैब दे रहे हैं, तो तुम रिसर्च करो, हमारे लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, ये होता है। तो मतलब अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो आप बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, तो फिर डिफरेंट आईआईटी जा सकते हैं। कानपुर में अभी हम लोग का जो प्लेसमेंट सेल का मिला था, बस 3 बच्चे ने रजिस्टर ही किया था एमएससी केमिस्ट्री में। 3 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे बस ओके। प्लेसमेंट के लिए, 2 का हो गया। तो रजिस्टर ही नहीं करते स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। मतलब कंपनियां आती हैं वहां पे, पर आप लोग रजिस्टर नहीं करते या करने नहीं देते, क्या हाँ है? हाँ हाँ हाँ, यही है, कंपनी आती है क्योंकि ये होता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के हाथ में। जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है स्टूडेंट ही, वो या फिर एमएस वाले होंगे या फिर बीएस स्टूडेंट होंगे, तो उनके हाथ में है कि वो किन कंपनीज खुलाते हैं कॉलेज में, ये होता है। अब उनके हाथ में, और वो भी चाहेंगे तब तो। और यहाँ पे आईआईटी कानपुर में बच्चे इतने लेजी है इन सब मामले में कि वो चाहते ही नहीं कि हम किसी को बुलाएं। जैसे मेरे ही बैच में अभी मतलब आपस में झगड़ा हो रहा था कि तुम बनो तो तुम बनो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि सबको रिसर्च करने जाना है यहाँ कानपुर में। तो ये मैंने बहुत अलग देखा डिफरेंट आईआईटी से। दिल्ली में भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं पूछती हूँ तो उनका है कि हाँ कोडिंग्स वाले आएंगे, डिफरेंट आएंगे। बॉम्बे वाले है कि वहाँ तो इंडस्ट्रीज भी आती है, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सब आती है। ओके, तो अगर मैं ये पूछूं कि फ्यूचर आईआईटी कानपुर से अगर आप पढ़ के निकलते हो, आपका फ्यूचर रिसर्च फील्ड में काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर्स के थ्रू वहाँ पे यू कैन से आपको रिकमेंडेशन वगैरह बड़े आसानी से मिल जाएगा। आईआईटी कानपुर से फॉरेन कंट्री जाने की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है पीएचडी के लिए? बहुत ज्यादा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन इजिली गेट रिकमेंडेशन, इजिली, मतलब बहुत ज्यादा। अभी हमारे ईमेल डेली आते रहते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन, ये बहुत अच्छे हैं। अगर जिनको जानना है वो बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स को मैं देखती हूँ सर कि हमें वो व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं रिसर्च आर्टिकल, कि अगर तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें कुछ इससे से चाहिए, हमसे कुछ सवाल करना है, तो तुम पूछ सकते हो। इतने कुल मैंने प्रोफेसर्स देखे नहीं थे मतलब पहले। ओके, ग्रेट। उनको हाँ। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? टीचिंग करना है, जॉब करना है? सर मेरा है कि हाँ, मुझे अभी या तो रिसर्च या तो टीचिंग, क्योंकि रिसर्च इसलिए क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में हूँ। तो अगर मैं 1 साल कैंपस जाती हूँ, मुझे लैब अच्छा लग गया तो मैं रिसर्च में, वरना टीचिंग। जॉब मेरा नहीं है। ओके, आई होप तुम्हारे पापा ये वीडियो नहीं देख रहे हो, नहीं ना बेचारे शादी के चक्कर में पड़ जाए। हाँ हाँ अब क्या ही कर सकते हैं उनका, वो तो। ओके, तो मेरा एक और क्वेश्चन है। निशा, सिंस यू क्रैक्ड आईआईटी कानपुर, आईआईटी जैम का पेपर, व्हाट वाज योर रैंक इन आईआईटी जैम? सर 252, मेरी रैंक 252 है। हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कैन अ स्टूडेंट क्रैक आईआईटी जैम एग्जामिनेशन जस्ट बाय सेल्फ स्टडी, और उसको किसी की जरूरत पड़ती है? 70% सेल्फ स्टडी ही होता है, 30% कोचिंग का होता है। सपोज कोई स्टूडेंट एआईआर 1 है और कोई कोचिंग कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, हाँ, उनको इतना हक है कि 30% उनका एफर्ट था। मेरा फ्रेंड है, उसकी एआईआर 2 थी, उसके साथ मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि उसकी टोटल उसकी हार्डवर्क थी। मैंने देखा तो वो कितना किताब पढ़ता था वो बच्चा। मुझे ये पता है कि सर अगर आपकी किसी एग्जाम में रैंक आ रही है, आप जा रहे हो, 30% बस उस कोचिंग का मदद है। ये जैसे मैंने क्वांटम इतना पढ़ लिया, वहां पे अगर एक अच्छे टीचर, या फिर मैं ही टीचर बताती मैं इतना पढ़ी तो मुझे डांटता, क्यों पढ़ रही हो इतना, दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान दो, सिलेबस पढ़ो। बस एक कोचिंग का इतना गाइडेंस होता है कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। पढ़ना तो खुद है, और जिस बच्चे में ये मोटिवेशन है ना कि मुझे कर लेना है खुद से, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको कोचिंग की जरूरत है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनफ है। तो ये जो कोचिंग मटेरियल हैं या जो लेक्चर्स हो रहे हैं या जो इतना जो मार्केट खड़ी है, तो क्या एक बीएससी के स्टूडेंट को सच में कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती पढ़ने के लिए?
नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा सर। मैंने बिल्कुल कहा कि 30% तो होता है कोचिंग का रोल, 30% तो होता है, मैं अभी भी कह रही हूँ। 70% हार्ड वर्क होता है, लेकिन सिर्फ 30% से नहीं होगा। 70% से रैंक नहीं आएगा, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज तो जरूर मिल जाएगा। ओके अगर रैंक भी चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, AIR-1 चाहिए, तो कोचिंग भी चाहिए, सेल्फ स्टडी भी चाहिए। ओके सो व्हाट हेल्प्स इन सिंस अभी तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया, यू स्टडीड फ्रॉम अ रूरल विलेज एरिया से पढ़ के आप निकले, अभी आप आईआईटी क्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू, अ सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच की नॉलेज बेस्ड अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाला है? ये तो उन कोचिंग वाले स्टूडेंट को जो फुल्ली कोचिंग पे रिलाई करते हैं ना, वो आईआईटी में आके फेल हो जाएंगे। अच्छा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने रैंक होल्डर हो। अच्छे ओके। अच्छे स्टूडेंट जो सिर्फ ट्रिक सीख के आ रहे हैं ना कॉलेज में, यहाँ पे ना आपको प्रोफेसर बोलने वाले कि आप पढ़ो, आप वो पढ़ो, और पेपर्स जो आते हैं यूनिवर्सिटी में वो बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। वो जो ओके। पढ़ा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप में पढ़ने की आदत है, आप एग्जाम पास नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके। तो आपको लॉन्ग टर्म में बुक रीडिंग ही हेल्प करेगा। ओके, यानी कंटेंट या नॉलेज हेल्प हाँ, करेगा। हाँ, ओके। नॉलेज ही हेल्प करेगा। आपने कितना अप्रोच कितना सीखा है, ओके। कितना आपने चीजें सेलेक्टिव पढ़नी है और चीजों को डिटेल में पढ़ने में फर्क है। और एट द एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में अगर आप कहीं केमिस्ट्री डिलीवर भी करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वही आपके साथ फिर रहेगी, क्योंकि मे ग्रेट। भी आप ट्रिक भूल सकते हैं। हाँ। सो हमारे साथ बहुत सारे जूनियर्स जुड़े हुए हैं आपके, जो अभी आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी फिलहाल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो आपके चैनल पे या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? तो मेरा सर यही होगा कि आप आईआईटी एग्जाम जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिलेटेड बुक्स फॉलो करें, स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़िए ही, जरूर पढ़िए। किस कोचिंग का मटेरियल आप जो भी कोचिंग आपको जिस पे बिलीव है, क्योंकि सारे मटेरियल सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम ही होते हैं। किसी भी, लेकिन सिंगल कोचिंग मटेरियल पढ़े, क्योंकि एक ही चीज को 4 जगह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके। सिंगल कोचिंग मटेरियल लीजिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा, क्योंकि आपको ये मैं आपको रोकना चाहूंगा निशा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आपने कहा, तो क्वेश्चंस के लिए हम कहाँ से लिए बुक्स? कोई बुक है आप सजेस्ट कर सकते हो जिसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस? सर, यस सर, आपको एन अवस्थी तो हर हाल में लगानी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसका लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही लगाना चाहिए, कौन सा? क्योंकि वो आपको अप्रोच, एन अवस्थी जो जे एडवांस की बुक आती है, ओके, एन अवस्थी। हाँ, वो आपको, हाँ, प्रॉब्लम और अप्रोच सिखा देता है वो बुक। और ओके। फिजिकल में आपको प्रॉब्लम अप्रोच ही आना चाहिए, ओके। क्योंकि पेपर हमेशा क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकता है। अगर आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है, थ्योरी सीखा हुआ है, आपको अप्रोच आती है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और ओके। अप्रोच प्लस फास्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि 3 आवर के पेपर में आपको सॉल्व करना होता है सब कुछ। तो वो आपको प्रैक्टिस से वो आपकी स्पीड मेंटेन होगा। और ओके। स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको एन अवस्थी वो बेसिक में हर हाल में करके जाना चाहिए ओके। फिजिकल केमिस्ट्री में। और ओके। पूरी शर्मा पठानिया के सारे एग्जाम्पल कर लेने चाहिए। ओके। पर और अगर आपके पास टाइम है, आप 2 ईयर वाले स्टूडेंट हैं, तो हाँ। आप किसी कोचिंग मटेरियल को भी लगा लीजिए। और ये सिंगल कोचिंग मटेरियल को लगाइए। और हम्म, इनऑर्गेनिक में आपको जेडीली बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये बेसिक बुक है बिल्कुल, हम्म, लेकिन हुई के भी आप फिर हुई को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। जब जेस हुई आप पढ़ रहे हैं तो उनका आप फिर आईआईटी एग्जाम का सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में जितनी चीजें है उसको आप हुई से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आपके लिए इनफ है। इनऑर्गेनिक में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको चीजें याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऑर्गेनिक। बहुत लॉजिक। ऑर्गेनिक में आपको पॉला ब्रूस बेसिक्स के लिए और क्लेडेन, ये 2 बुक है कि आपको हर एक चीज आप सीख सकते हैं ऑर्गेनिक में। और दोनों के ही सारे क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, आप कोचिंग मटेरियल करें या नहीं करें। और प्रीवियस ईयर मुझे लगता है जे एडवांस के और जेएम के दोनों के ही करने चाहिए ऑर्गेनिक में, क्योंकि मतलब जे एडवांस के क्वेश्चन फिर अप्रोच बेस्ड हो जाते हैं। तो जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी अगर हम सॉल्व करते हैं या वो अप्रोच रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं। एग्री? बिल्कुल, क्योंकि सर जे एडवांस बिल्कुल 100% ग्रेड, क्योंकि जे एडवांस के जो पेपर होते हैं वो अप्रोच बेस्ड ही होते हैं। ओके। उनमें आपसे मतलब आपकी कितनी एबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप सीख जाते हैं। तो बेसिक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जे एडवांस के करने से। और मुझे लगता है आप जितने हाई लेवल एग्जाम पे जाते हैं ना, आपका बेसिक उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। हम ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना हमें हेल्प करेगा। ग्रेट। सो थैंक यू निशा फॉर कनेक्टिंग, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी हियर, एंड थैंक यू सर कि मतलब हमारे कन्वर्सेशन से शायद बच्चों को हेल्प हो जाए, हमारे जूनियर्स को। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 था और उस टाइम मैंने ऑनलाइन कंटेंट देखना शुरू किया था। और उस टाइम मुझे याद है कि मुश्किल से 1 और 2 एडुकेटर थे जो ऑनलाइन हायर एजुकेशन में कुछ सिखा रहे थे केमिस्ट्री में, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो उस टाइम मैंने आपको फॉलो किया था और कभी सोचा नहीं कि इतनी डायरेक्टली भी कभी हमारी बात होगी।
होता तो है होता है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब आई यूज्ड टू फॉलो, आप वो स्मॉल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। हाँ, तो स्मॉल व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, तो लेकिन वेल वो कंटेंट इतना अच्छा था कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वेल आई एम ग्लैड टू नो कि मेरे वीडियोस ने भी कुछ हेल्प की हो, एंड जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं अच्छा, उनको ये चीज़ समझ में आए कि कंटेंट नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाली है, नॉट द सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जिसमें हम सब लगे हुए हैं लाइन में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आपको आईआईटी जाना है, आइए। ऑब्वियसली देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईआईटी अच्छे नहीं है या बुरे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड नॉलेज सब कुछ है। इनफैक्ट आईआईटी प्रोफेसर सेज द सेम थिंग कि ठीक है, तुम जैम क्रैक करके आओ, कितने दिन तक वो ये टैग लगा के रखोगे हाथ में, मैं जैम क्रैक किया हूँ। परफेक्ट एट द एंड तो तुम जो बुक से सीख रहे हो वही रहेगा ना तुम्हारे साथ। दे परफेक्ट। ऑलवेज से द सेम थिंग, वही मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, मेरा कुछ है। प्रोफेसर, मतलब सर मुझे लगता है कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ को सेव करने में। एक्चुअली एग्री, टीचर्स और वो अपने को अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में और कहाँ पे जाना है। डायरेक्शन में जाना है। जैसे परफेक्ट। क्या होता है कि हम लोग का ओरिएंटेशन तो सारे खुश होते हैं, हम आईआईटी कानपुर आए हैं, ये था। उसी टाइम हमारे डायरेक्टर ने ये चीज कहा था कि ये टैग बस इनिशियली तुमको हेल्प करेगा, हाँ, अभी अगर तुमने पढ़ना छोड़ दिया तो तुमसे अच्छा एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले करके चले जाएंगे, कोई पर फर्क नहीं पड़ता है। पर टैग सिर्फ कुछ वही देर है, के लिए काम आता है, कुछ देर के लिए वो इज्जत बिल्कुल। दिलाने में काम आता है, उसके बाद योर नॉलेज मैटर्स अ लॉट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। हाँ, ओके, थैंक यू सर।